इमेजिन कीजिए अगर कल से देश का हर एक इंसान जो अपने घर में खाना बनाता है या सफाई करता है या बच्चों की देखभाल करता है, वो अचानक से इस काम के लिए एक रेगुलर सैलरी चार्ज करने लगे। ओह वाओ! मतलब ये तो एक मैसिव शिफ्ट हो जाएगा पूरा। राइट। अगर हम इस अनपेड लेबर को ऑन पेपर रिकॉर्ड कर लें तो इस देश की इकोनॉमी का साइज रातों रात डबल हो जाएगा। और सबसे अजीब बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी में एक भी नई फिजिकल चीज प्रोड्यूस नहीं हुई होगी। एग्जैक्टली तो वेलकम टू द डीप डाइव, जहां आज हम ऐसी ही माइंड बेंडिंग रियलिटीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हमारा मिशन है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को एकदम बारीकी से अनपैक करें। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि जो लोग भी इकोनॉमी के चलने का असल तरीका समझना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन एक मास्टर क्लास होने वाला है। ये अनपेड लेबर वाली बात वाकई में एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम किसी एक घर या एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे होते। सही बात है, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरा फ्रेमवर्क हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के आने तक इकोनॉमिस्ट ज्यादातर इंडिविजुअल मार्केट्स पर ही फोकस करते थे। वेट, रियली? तो उससे पहले मैक्रो लेवल पर कोई सोचता ही नहीं था? बहुत कम। पर जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, तब जे.एम. केन्स ने एक नया नजरिया दिया। उन्होंने रियलाइज किया कि हमें एग्रीगेट वेरिएबल्स यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन और अलग-अलग सेक्टर्स के इंटर रिलेशनशिप्स पर फोकस करने की जरूरत है। आई सी। मतलब हमें इकोनॉमी को एक मैसिव इंटरकनेक्टेड इंजन की तरह देखना होगा, प्रिसाइजली। एक लिविंग ब्रीदिंग इंजन। तो अगर किसी भी इंजन को समझना हो तो सबसे पहले उसके मेन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना? इस इकोनॉमिक प्रोडक्शन के मेन एक्टर्स कौन है और उनका रोल क्या है? तो इस पूरे सिस्टम में तीन प्राइमरी एक्टर्स हैं। पहले है फर्म्स। ये वो एंटिटीज हैं जो लेबर को हायर करते हैं, लैंड और कैपिटल का यूज करते हैं, और उनका मेन गोल होता है प्रॉफिट के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना। ओके, तो फर्म्स हो गए प्रोडक्शन वाले। दूसरा एक्टर कौन है? दूसरे हैं गवर्नमेंट। इनका मैंडेट सबसे ब्रॉड होता है, मतलब लॉज एनफोर्स करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, एजुकेशन या डिफेंस जैसी पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करना। और ऑब्वियसली टैक्सेस कलेक्ट करना। हाँ, टैक्सेस लेना और कई केसेस में खुद गुड्स भी प्रोड्यूस करना। और तीसरे एक्टर के बिना तो ना ही फर्म्स चल सकती हैं और ना ही गवर्नमेंट। लेट मी गेस, हम लोग, हाउस होल्ड्स। एग्जैक्टली, हाउस होल्ड्स। इनका रोल बड़ा ड्यूअल सा होता है। एक तरफ ये कंजम्पशन डिसीजंस लेते हैं और इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करते हैं, राइट। और दूसरी तरफ यही हाउस होल्ड्स फर्म्स और गवर्नमेंट को लेबर सप्लाई करते हैं, जिसके बदले इन्हें इनकम मिलती है। ओके, तो एक्टर्स क्लियर हैं। लेकिन ये एक्टर्स जिस चीज का लेन देन कर रहे हैं, यानी कि गुड्स, मैंने सुना है उनका भी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन होता है। हाँ, बहुत जरूरी क्लासिफिकेशन है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि एक आम कंज्यूमर के लिए और एक फैक्ट्री ओनर के लिए गुड्स का मतलब अलग कैसे हो जाता है? उस डिफरेंस को समझने के लिए हमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को अलग करना होगा। इंटरमीडिएट गुड्स वो आइटम्स हैं जो किसी और चीज को बनाने के लिए इनपुट की तरह यूज होते हैं। जैसे अगर एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री कार बना रही है, तो वहां यूज होने वाली स्टील शीट्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं। या यूटेंसिल्स बनाने के लिए कॉपर, ये डायरेक्टली कंजम्पशन स्ट्रीम में नहीं आते। गॉट इट। तो अगर इसको एक आसान एनालॉजी से समझें तो इंटरमीडिएट गुड्स एक केक के इंग्रेडिएंट्स जैसा है, जैसे आटा, चीनी और अंडे। सही पकड़ा। जब कोई बेकरी में केक खरीदता है तो वो सिर्फ केक के पैसे देता है, उसमें आटा और चीनी का हिसाब अलग से नहीं जोड़ता, क्योंकि उनकी वैल्यू उस फाइनल केक में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, राइट? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और वो जो बेक्ड केक है वही हमारा फाइनल गुड है। ये ऐसी चीज है जो आगे किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाएगी, अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए तैयार है बेसिकली। हाँ। अब इन फाइनल गुड्स के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक है कंजम्पशन गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे आपका केक या कपड़े। और दूसरी कैटेगरी? दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। ये ऐसे ड्यूरेबल आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे उस केक को बनाने के लिए यूज होने वाला बड़ा कमर्शियल ओवन। ओह अच्छा, तो ओवन भी एक फाइनल गुड है? बिल्कुल, वो कैपिटल नेचर का फाइनल गुड है, क्योंकि वो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। Here's where it gets really interesting. एक्टर समझ गए, केक और ओवन का फर्क भी समझ आ गया, लेकिन जब इस पूरे इंजन का साइज नापना हो तो वहां टाइम और मेजरमेंट का प्रॉब्लम आता है। हाँ, वही सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगर मैं किसी फैक्ट्री के पास जाऊं और बोलूं कि तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है,
तो क्या वो अपने गोडाउन में रखे हुए अनसोल्ड सामान की बात करेगा या पिछले 1 साल में बनाए गए टोटल सामान की? और यहीं पर स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस समझना सबसे क्रूशियल हो जाता है। स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर मेजर होती है। जैसे एक फोटो क्लिक कर लियो। एग्जैक्टली, एक स्नैपशॉट। आज इस पर्टिकुलर डेट और टाइम पर उस फैक्ट्री के पास कितनी मशीनरी है, वो उसका कैपिटल स्टॉक है। और फ्लो? वहीं दूसरी तरफ फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मेजर होती है। ये स्नैपशॉट नहीं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा है। जैसे 1 महीने या 1 साल में उस फैक्ट्री ने कितना नया कैपिटल ऐड किया। पर एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो हम अलग-अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे कैसे? मैं फैक्ट्री की 10 मशीन्स और खेत के 100 किलो गेहूं को मैथमेटिकली ऐड तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते क्योंकि उनका यूनिट ही अलग है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसीलिए यहाँ मनी का रोल एक गेम चेंजर बन जाता है। मनी सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक मेजरिंग रॉड का काम करता है। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। हाँ, ये टोटली डिफरेंट फिजिकल फाइनल गुड्स को उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्वांटिफाई करता है और उन्हें एक सिंगल मेट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। तो मनी के लैंग्वेज में हम फाइनली इन्वेस्टमेंट को मेजर कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट सुना है मैंने। राइट, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। पर सच कहूं तो जब कोई फैक्ट्री नए ट्रैक्टर्स खरीदती है तो वो उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। उसमें से डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि डिप्रिसिएशन रियल वेयर एंड टेयर है। बट अगर एक ट्रैक्टर पुराना हो रहा है तो क्या वो सिर्फ उस बिजनेस ओनर का पर्सनल हेडेक नहीं है? इकोनॉमी के लेवल पर हमें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। हमें डिप्रिसिएशन की फिक्र इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमें इकोनॉमी के ट्रू ग्रोथ का एक फॉल्स इल्यूजन हो जाएगा। कैसे? सोचिए, एक इकोनॉमी हर साल 100 करोड़ की नई मशीनरी बनाती है, ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके। पर साथ ही 40 करोड़ की पुरानी मशीनरी टूट जाती है या आउटडेटेड हो जाती है। ओके। अगर हम सिर्फ ग्रॉस देखेंगे तो लगेगा हम 100 करोड़ आगे बढ़ गए। पर सच्चाई ये है कि 40 करोड़ तो सिर्फ पुराने नुकसान को कवर करने में लग गया। ओह, आई सी। तो इफेक्टिवली हम सिर्फ 7 करोड़ आगे बढ़े हैं। एग्जैक्टली। नेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 7 करोड़ ही होगा और यही हमें बताता है कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक्चुअली में कितनी बड़ी है। तो नेट इन्वेस्टमेंट ही असल ग्रोथ का इंडिकेटर है। और मैंने पढ़ा था कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 मेजर एरियाज आते हैं: फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और तीसरा इन्वेंट्री। हाँ, इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री वाला पॉइंट मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। जो सामान बिका ही नहीं उसको हम इन्वेस्टमेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज प्रोड्यूस हुई पर कंज्यूम नहीं हुई वो कैपिटल स्टॉक में ऐड हो गई ना। राइट। अब ये जो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन है, जो कि बाय द वे एक फ्लो वेरिएबल है, ये 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है प्लान्ड, जैसे कंपनी को पता है कि दिवाली आने वाली है तो वो एक्स्ट्रा सामान बनाकर गोडाउन में रखती है। और दूसरा होता है अनप्लान्ड, जब मार्केट में अचानक से डिमांड गिर जाती है और आपका सामान बिकता नहीं है तो मजबूरन इन्वेंट्री बढ़ जाती है। ओके, तो अगर हम इस पूरे पिक्चर को एक कदम पीछे हटकर देखें, हमने एक्टर्स देखे, गुड्स देखे, मनी देखा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, नो गवर्नमेंट, नो आउटसाइड वर्ल्ड, तो पैसा फ्लो कैसे करता है? इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को हम सिंप्लीफाइड सर्कुलर फ्लो कहते हैं। इस इंजन के 2 आपस में जुड़े हुए लूप्स होते हैं। टॉप लूप को हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है? यहाँ हाउस होल्ड्स अपना खर्चा यानी कंजम्पशन फर्म्स की तरफ भेजते हैं और फर्म्स उसके बदले हाउस होल्ड्स को फाइनल गुड्स और सर्विसेज देती हैं। पर एक मिनट, उन हाउस होल्ड्स के पास पैसा आया कहाँ से? यही तो इंजन का मैजिक है। वो पैसा बॉटम लूप से आता है जिसे फैक्टर मार्केट कहते हैं। हाउस होल्ड्स फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपनी मेहनत, जमीन या कैपिटल। और बदले में फर्म्स उन्हें पेमेंट्स देती हैं? बिल्कुल। अगर लेबर दिया है तो वेजेस मिलेंगे, कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरियल स्किल के बदले प्रॉफिट और लैंड के बदले रेंट। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका कोर टेक अवे ये है कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही फैक्टर पेमेंट्स जनरेट करता है। एग्जैक्टली। एक फैक्ट्री गाड़ियां बनाती है, वर्कर्स को सैलरी देती है, वर्कर्स सैलरी से ग्रोसरी खरीदते हैं, जिससे ग्रोसरी का प्रोडक्शन और बढ़ता है। एक्सपेंडिचर और इनकम बस एक ही साइकिल के 2 हिस्से हैं। हाँ, एक कंटिन्यूस लूप। और इस लूप के टोटल आउटपुट को नापने के लिए
हम जिस स्कोर कार्ड का यूज करते हैं वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबका फेवरेट नंबर। बिल्कुल। पर इस सिंगल नंबर तक पहुंचने के 3 अलग-अलग रास्ते होते हैं जो एक्चुअली इस सर्कुलर फ्लो को अलग एंगल से देखते हैं। तो उन तीनों रास्तों को कंसेप्चुअली ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, या जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं ना। हाँ, इसका फोकस पूरी तरह से सप्लाई साइड पर होता है। पर इसमें एक डबल काउंटिंग का बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसे एक फार्मर और बेकर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मर ने 100 रुपए का गेहूं उगाया। ओके। बेकर ने वो 100 रुपए का गेहूं खरीदा और उससे 250 रुपए की ब्रेड बनाकर बेच दी। तो क्या इकोनॉमी का टोटल आउटपुट 350 रुपए हो गया? नहीं, और यही वो गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। अगर आप उन्हें जोड़ेंगे तो आपने उस गेहूं के वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया, खेत में भी और ब्रेड में भी। तो वैल्यू एडेड मेथड इसको कैसे ठीक करता है? हम सिर्फ नए वैल्यू एडेड को देखते हैं। फार्मर ने 0 से शुरू किया और 100 का आउटपुट दिया, तो उसका वैल्यू एडेड 100 हुआ। बेकर ने 100 का इनपुट लिया और 250 का आउटपुट बनाया। द बेकर ने टेक्निकली सिर्फ 150 रुपए की नई वैल्यू ऐड की। एग्जैक्टली। 250 माइनस 100। अब आप इस वैल्यू एडेड को जोड़िए। फार्मर का 100 प्लस बेकर का 150 इक्वल टू 250 रुपए। यही हमारी एक्चुअल एग्रीगेट आउटपुट है। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और इसमें जीवीए और एनवीए का भी कुछ कॉन्सेप्ट था ना? हाँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में डिप्रिसिएशन शामिल होता है। अगर आप उस वेयर एंड टेयर को निकाल दें तो नेट वैल्यू एडेड यानी एनवीए मिलता है। अब दूसरा रास्ता है एक्सपेंडिचर मेथड। मैं इसको एक बड़े नेशनल कैश रजिस्टर की तरह सोचता हूँ। इकोनॉमी में जब भी कोई खर्चा होता है, ये रजिस्टर रिंग करता है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। इसमें 4 मेन बटन्स हैं, सी, आई, जी और X-M। आई को थोड़ा एक्सप्लेन करें। श्योर। सी यानी कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक गुड्स पर हाउसहोल्ड्स स्पेंड करते हैं। आई यानी इन्वेस्टमेंट, जो फर्म्स नई मशीनरी पर खर्च करती हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट ही सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ओह, रियल वर्ल्ड में? हाँ। फिर आता है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और आखिर में X-M, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। हमें इम्पोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो पैसा किसी और देश के प्रोडक्शन में जा चुका है। मेक सेंस। और तीसरा तरीका है इनकम मेथड। जैसा कि आपने फैक्टर मार्केट में बताया था, इकोनॉमी की हर ट्रांजैक्शन आखिर में किसी ना किसी की आमदनी बन ही जाती है, राइट? यस। द मैजिक ऑफ द इनकम मेथड यही है कि एक्सपेंडिचर और इनकम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम सभी हाउसहोल्ड्स की हर तरह की इनकम, वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट और रेंट, इन सबको ऐड कर लें तो वो परफेक्टली टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए। क्योंकि फर्म्स जो भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, वो फाइनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जैक्टली। पर देखिए, ये इक्वेशन पेपर पर तो बड़ी नीट एंड क्लीन लगती है, पर द मोमेंट हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, स्पेशली इंडिया में, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कैसा कंफ्यूजन? न्यूज में अक्सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस बोलते हैं। अगर एक ट्रैक्टर बन गया तो बन गया, उसका कैलकुलेशन अलग अलग लेवल पर क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में सरकार आ जाती है अपने टैक्सेस और सब्सिडीज लेकर। जनवरी 2015 में इंडिया के सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO ने इस रिपोर्टिंग का तरीका बदला था। उन्होंने एक स्टेयरकेस जैसा सिस्टम बनाया। ओके, तो ये स्टेयरकेस काम कैसे करती है? मान लीजिए फैक्ट्री का दरवाजा स्टेप 1 है। सही है। स्टेप 1 पर हमारे पास है GVA एट फैक्टर कॉस्ट। ये टोटली इस बात पर बेस्ड है कि आउटपुट बनने में कितना वैल्यू ऐड हुआ बिना किसी टैक्स के। इससे एक्चुअल एफिशिएंसी पता चलती है। फिर स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है GVA एट बेसिक प्राइसेस। इसमें हम फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड करते हैं। ये वो टैक्स हैं जो स्ट्रिक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी पर लगते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू या स्टैम्प ड्यूटी। और फाइनल स्टेप? फाइनल स्टेप 3 है GDP एट मार्केट प्राइसेस। यहाँ हम बेसिक प्राइसेस में नेट प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं। ये वो टैक्स है जो पर यूनिट बिकने पर लगता है, जैसे GST। तो जब GST लग जाता है तब निकलती है GDP एट मार्केट प्राइसेस। बिल्कुल, और यही वो प्राइस है जो आम कंज्यूमर एक्चुअली पे करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट टैक्सेस लगाकर एक फिल्टर का काम करती है, जिससे मुझे एक एनालॉजी याद आती है, द ग्रेट फनल। ओह, आई लाइक दैट, द ग्रेट फनल। हाँ, मतलब देश की टोटल GDP एक मैसिव पाई है, बड़ा नंबर है, पर वो पूरा अमाउंट किसी आम इंसान की जेब में थोड़ी आता है। पैसे का सफर ऊपर से शुरू होता है
और छन्नी से छानते हुए नीचे एक छोटी सी बूंद बचती है। ये फनल का जर्नी समझना बहुत एम्पावरिंग है। फनल के सबसे टॉप पर है जीडीपी, पर ये तो सिर्फ देश की ज्योग्राफिक बाउंड्री के अंदर का प्रोडक्शन है ना। राइट, लोग बाहर से भी तो कमा रहे हैं। एग्जैक्टली। जब हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA को एडजस्ट करते हैं तो हमारा पहला फिल्टर बनता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, पर इस GNP में तो पुरानी घिसी हुई मशीनरी का कॉस्ट भी शामिल है ना? अगर मशीन टूट रही है तो वो वर्कर की आमदनी तो नहीं है। सही पकड़ा। इसलिए हम वहां से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसके बाद बचता है NNP एट मार्केट प्राइसेस, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, अब यहाँ सरकार आती है। उन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे वो उनकी जेब में जाएंगे, हाउस होल्ड्स को नहीं मिलेंगे, और जो सब्सिडीज दी हैं वो ऐड होनी चाहिए। इन एडजस्टमेंट्स के बाद हम आते हैं नेशनल इनकम पर। लेट मी पॉज हियर। तो नेशनल इनकम वो बड़ा हिस्सा है जो सभी वर्कर्स और ओनर्स के नाम पर अलॉट हो गया है, पर अभी भी ये अकाउंट में तो नहीं आया। इससे पर्सनल इनकम तक आने में क्या काटछांट होती है? देखिए, कंपनी के प्रॉफिट्स में से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो आप तक नहीं पहुंचते, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा मिलता भी है क्या? हाँ, जैसे गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन या स्कॉलरशिप, जिसे ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं, इन्हें ऐड किया जाता है। तब आती है आपकी पर्सनल इनकम या PI। तो पर्सनल इनकम वो फिगर है जो महीने की पहली तारीख को अकाउंट में क्रेडिट होता है, पर हम जानते हैं वो फ्री पैसा नहीं है, एक आखिरी छन्नी बची है। बिल्कुल, उसमें से अभी इनकम टैक्स कटेगा, प्रॉपर्टी टैक्स जाएगा या चालान वगैरह कटेंगे। और ये सब हटने के बाद जो फाइनल अमाउंट बचेगा, जिसे मैं खर्च करूं या सेव करूं, उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या PDI। फनल के नीचे बची हुई ओरिजिनल बूंद। और एक छोटी सी डिटेल और है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो पूरी कंट्री के मैक्सिमम अवेलेबल गुड्स मेजर करता है, फॉरेन एड वगैरह ऐड करके। ये सफर वाकई आंखें खोल देने वाला था। पर अब इस डीप डाइव के सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ चलते हैं, रियलिटी चेक। हाँ, रियलिटी चेक जरूरी है। अगर मैं मार्केट जाऊं और देखूं कि पिछले साल ब्रेड 10 रुपए की थी और इस साल 20 रुपए की हो गई, देश में ब्रेड की क्वांटिटी उतनी ही प्रोड्यूस हुई, लेकिन दाम डबल होने से मैथमेटिकल GDP डबल हो जाएगी, तो क्या मैं सेलिब्रेट करना चाहिए? यही वो ट्रैप है जिसे इन्फ्लेशन इल्यूजन कहते हैं, और इससे बचने के लिए हमें नॉमिनल GDP और रियल GDP के फर्क को क्लियरली समझना होता है। ओके, दोनों में क्या फर्क है? नॉमिनल GDP सिर्फ इस साल के मार्केट प्राइसेस पर आउटपुट को मेजर करती है। इसमें प्राइस इंक्रीज और एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इल्यूजन क्लियर कैसे होगा? रियल GDP से इसमें हम किसी एक पुराने साल को अपना बेस ईयर मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर आज के करंट प्रोडक्शन को उस पुराने बेस ईयर के कांस्टेंट प्राइसेस पर बेचा जाता तो वैल्यू क्या होती। आई सी। तो रियल GDP इकोनॉमी का असली फिजिकल एक्सपेंशन बताता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रियल GDP इज मैथमेटिकली नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय GDP डिफ्लेटर, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट, ये डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन मेजर करने वाले दूसरे इंडाइसेस जैसे CPI या WPI, इनमें फर्क क्या है? हर इंडेक्स एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। GDP डिफ्लेटर सबसे ब्रॉड है। ये GDP में शामिल होने वाले सभी डोमेस्टिक गुड्स के एवरेज प्राइस चेंज को देखता है, पर इसमें इंपोर्टेड गुड्स नहीं होते। और CPI? CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आम आदमी के लिए है। ये एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स को ट्रैक करता है। इसमें इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस जरूर रिफ्लेक्ट होते हैं जो कंज्यूमर खरीद रहा है। और तीसरा है WPI, जो होलसेल लेवल पर प्राइस चेंजेस ट्रैक करता है। तो एक सिंगल नंबर पूरी कहानी नहीं बता सकता, जो मुझे इस पूरे डिस्कशन के सबसे अहम सवाल पर लाता है। अगर रियल GDP बढ़ रहा है तो क्या ये डायरेक्टली गारंटी करता है कि सोसाइटी की ओवरऑल खुशहाली यानी वेलफेयर भी बढ़ रही है? जवाब बहुत स्ट्रेट है, नो। GDP वेलफेयर का परफेक्ट मेजर नहीं है। इसके 3 मेजर लिमिटेशंस हैं। पहला है इनकम इनइक्वालिटी, मतलब पाए तो बड़ी हो रही है पर सबको मिल नहीं रही। एग्जैक्टली। अगर टोटल आउटपुट 20% बढ़ गया लेकिन वो पूरा फायदा टॉप के 1% लोगों के पास चला गया, तो मेजॉरिटी की लाइफ में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। नंबर अच्छा दिखेगा, रियलिटी नहीं। और दूसरा लिमिटेशन वही है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, नॉन मोनेटाइज्ड एक्टिविटीज। बिल्कुल।
एक माँ जो बच्चों को पढ़ाती है या वॉलंटियर वर्क, इनमें इमेंस रियल वैल्यू जनरेट हो रही है, पर क्योंकि मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, इकोनॉमिक अकाउंटिंग इस मैसिव एक्टिविटी को इनविजिबल मान लेती है। हमारी इकोनॉमी एक्चुअली कहीं ज्यादा मेहनती है। और तीसरा लिमिटेशन क्या है? तीसरा है इग्नोर्ड एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज किसी प्रोडक्शन के अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर एक मेगा फैक्ट्री जीडीपी आउटपुट बढ़ाती है, पर वहां से निकलने वाला टॉक्सिक वेस्ट पास की रिवर को पल्यूट कर देता है, तो जीडीपी में उस नेगेटिव हार्म को माइनस नहीं किया जाता। उल्टा जब बाद में सरकार रिवर साफ करने का प्रोजेक्ट लगाएगी तो वो सफाई का खर्चा जीडीपी को और बढ़ा देगा। एग्जैक्टली। ऐसे ही पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी फुली कैप्चर नहीं होती। ओ वाओ, तो सोसाइटी के लिए जो एक्चुअली नुकसानदायक है वो ऑन पेपर हमारी आमदनी बढ़ाकर दिखा रहा है। सही बात है। इस पूरी इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन को अगर हम सम अप करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर्स की ड्राई साइंस नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम की स्टडी है। एक ऐसी मशीनरी जहां एक का खर्चा दूसरे की रेवेन्यू बनता है और जहां जीडीपी इस सिस्टम को नापने का सिर्फ एक इम्परफेक्ट टूल है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। अगर हम इन लिमिटेशंस को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बहुत गहरा थॉट निकल कर आता है। कैसा थॉट? हमने कैपिटल डिप्रिसिएशन की बात की थी, जिसे माइनस करके नेट ग्रोथ पता चलती है। तो अगर हम नेचर को, हमारी फॉरेस्ट्स, रिवर्स को धरती का एक स्टॉक या कैपिटल मान लें जो लगातार डिप्लीट हो रहा है, ओह, आई सी वेयर दिस इज गोइंग। तो क्या हमें जीडीपी में से उस नेचुरल वेयर एंड टेयर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए? अगर हम वैसा करेंगे तो क्या हमारा ट्रेडिशनल रियल जीडीपी वाकई में रियल रह जाएगा? ये हमें पुश करता है सोचने पर कि वैल्यू का आखिर असल मतलब क्या है। क्या जबरदस्त पर्सपेक्टिव है। नेचर को भी एक इकोनॉमी की एक वेयर एंड टेयर होने वाली मैसिव इन्वेंट्री मान लेना, ये सच में एक प्रोफाउंड थॉट है। वैल्यू क्या है और हम उसे काउंट कहाँ कर रहे हैं, इस पर सोचना वाकई लाजमी है। जो लोग अभी सुन रहे हैं, इस थॉट एक्सपेरिमेंट को अपने जहन में थोड़ा मल ओवर होने दीजिए। इकोनॉमी कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वही है जो हम हर दिन अपने आसपास देख रहे हैं। आज की इस डीप डाइव को हम इस नए लेंस के साथ यहीं विराम देते हैं। कीप क्वेश्चनिंग।